ब्राइट वे के न्यू लेक्चर में सभी का स्वागत है। और आज का हमारा लेक्चर है फिजिक्स से संबंधित ही है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये इसका सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप का डिस्कशन कर चुके हैं और यहाँ पे आज एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे या इसकी स्टडी करेंगे। तो चलिए इसको बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट किया जाए। लेट्स बी स्टार्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है? तो यदि इसकी परिभाषा लिखने को आ जाए तो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? परिभाषा इसकी जो है, डेफिनेशन इसकी जो है, परिभाषा यह सरल सूक्ष्मदर्शी का इम्प्रूव फॉर्म, कहने का मतलब सुधरा हुआ रूप, है। तो जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है ये सरल सूक्ष्मदर्शी का ही इम्प्रूव किया गया या सुधारा हुआ रूप है। इसके द्वारा अति सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे अति सूक्ष्म वस्तुओं को भी बड़ा करके देखा जाता है, क्योंकि इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं और सरल सूक्ष्मदर्शी में एक ही उत्तल लेंस था। तो जो दो लेंस लगेंगे तो इसकी क्षमता जो है वो डबल हो जाती है, इसलिए ये उससे ज़्यादा बेहतर काम करने लगती है। तो इसमें दो उत्तल लेंस, एक का नाम है अभिदृश्यक लेंस। तो अभिदृश्यक लेंस जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस, तो एक अभिदृश्यक लेंस होता है जो वस्तु की ओर रहता है और दूसरा नेत्रिका लेंस। तो नेत्रिका लेंस जो हमारे आँख की ओर रहता है, यानी कि आई लेंस या इसको आई पीस लेंस के नाम से जानते हैं। तो इसमें दो लेंस होते हैं। जो ये अभिदृश्यक लेंस है ये वस्तु की ओर रहता है, इसीलिए इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है। और नेत्रिका लेंस जो है ये नेत्र की तरफ रहता है, नेत्र की ओर। तो जो नेत्र की ओर रहता है उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं, आईपीस लेंस। अब इसमें इसकी एक और विशेषता है, ये जो अभिदर्शक लेंस होता है इसकी फोकस दूरी वो कम होती है किसकी तुलना में? नेत्रिका लेंस की तुलना में। तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी जो है वो अभिदर्शक लेंस से अभिदर्शक लेंस की तुलना में अधिक होती है। तो इसकी फोकस दूरी अभिदर्शक लेंस की तुलना में अधिक होती है। अब इसमें कारण क्या है कि अभिदर्शक लेंस हम उस वस्तु को देखते हैं जो बहुत छोटी है, उसकी ओर रखना है तो फोकस दूरी को भी हमें बहुत कम करके देखना पड़ता है। नेत्रिका लेंस क्योंकि इस तरीके से मान लीजिए है तो एक लेंस हमारे नेत्र की ओर रहता है और दूसरी ओर वस्तु की ओर रहता है। तो जो वस्तु की ओर रहेगा वो ऑब्जेक्टिव लेंस और जो नेत्र की ओर रहेगा वो नेत्रिका लेंस। अब इसमें दो लेंस हो गए
उसके बाद में, और दोनों ही लेंस कैसे हैं, दोनों ही लेंस उत्तल होते हैं, और हमारी आंख में भी जो लेंस होता है वो भी उत्तल ही होता है। अब इसमें ये भी हमारी उसी पे आधारित है, वस्तु के द्वारा बनाए गए दर्शन कोण। तो दर्शन कोण पे ही सारी माइक्रोस्कोप हो चाहे टेलीस्कोप हो, ये सब की सब दर्शन कोण को बड़ा करके, चीज़ों को बड़ा करके दिखाती हैं। तो इसलिए इसमें जो है इसकी आवर्धन क्षमता, ये इसकी जो हमारी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है इसकी आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता को हम लोग कहते हैं मैग्नीफिकेशन पावर। तो मैग्नीफिकेशन पावर, तो इसकी जो आवर्धन क्षमता होती है जिसे शॉर्टकट में हम लोग m से डिनोट करते हैं, तो ये m बराबर क्या बन जाएगा, इसको ध्यान से सुनिए क्योंकि सारा खेल इसी का है। तो वस्तु के द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण, वस्तु के द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण कह लीजिए, जबकि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर, न्यूनतम दूरी को हम लोग d कहते हैं, d पर हो। तो वस्तु के द्वारा नेत्र पे बनाया गया दर्शन कोण, लेकिन कंडीशन क्या है, जबकि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर हो। और दूसरे वाले के लिए अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया नेत्र पर दर्शन कोण। तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया नेत्र पे दर्शन कोण और वस्तु द्वारा नेत्र पे बनाया गया दर्शन कोण, दोनों के अनुपात को ही आवर्धन क्षमता, मैंने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। अब इसमें एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो अंतिम वस्तु द्वारा प्रतिबिंब बनाया जाता है उसको हम लोग हमेशा अल्फा लेते हैं, ये प्रीवियस लेक्चर में आपको भी बताया जा चुका है। और जो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर दर्शन कोण बनता है उसे हम लोग बीटा कहते हैं। तो इस तरीके से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है m बराबर क्या बन जाएगा हमारा, बीटा अपॉन अल्फा। तो ये हमारी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता हो जाएगी। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को यदि हम परिभाषित करें, इसकी परिभाषा दें, तो ये देखिए किस तरीके से बन जाएगी। वस्तु के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण, वस्तु के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण तथा प्रतिबिंब, वो भी कौन सा प्रतिबिंब, अंतिम, तथा अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण के अनुपात को क्या कहते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो परिभाषा देखने में भले ही बड़ी हो, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए।
ये आवर्धन क्षमता जो होती है वो बीटा अपान अल्फा होती है। अल्फा जो होता है वस्तु के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण, जबकि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पे हो, और बीटा जो होता है प्रतिबिंब, वो भी अंतिम वाला, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण। तो दोनों के अनुपात को, बीच की लाइन का मतलब होता है अनुपात, तो दोनों के अनुपात को ही आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी आवर्धन क्षमता को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसी का सारा खेल है, बस इसमें यही ध्यान रखना है कि जब इसकी हम मैग्नीफिकेशन पावर निकालेंगे तो ये वस्तु के द्वारा नेत्र पे बनाया गया दर्शन कोण, और जबकि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर हो, तो डी पर ही लेना है, ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। और अंतिम प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो लेंगे वो अंतिम होना चाहिए। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया नेत्र पर दर्शन कोण, इसको बीटा कहते हैं, और इन दोनों के अनुपात को, अल्फा और बीटा के अनुपात को हम लोग इसकी आवर्धन क्षमता कहते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। तो उम्मीद करते हैं इसमें परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं इसके रे डायग्राम की तरफ। तो अब इसका रे डायग्राम बनाया जाए, और रे डायग्राम इसका थोड़ा, इसका नाम ही है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो रे डायग्राम भी इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। रे डायग्राम की प्रैक्टिस आपको बहुत सही से करनी है। जैसे जैसे जिन जिन स्टेप्स को हम बता रहे हैं आप उन्हीं स्टेप्स का फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, आप उन्हीं स्टेप्स का पालन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कि इसका रे डायग्राम कैसे बनाते हैं। रे सॉरी, सबसे पहले इसमें एक लेंस बना लेते हैं। ये देखिए एक लेंस बनाया हमने ये, और इसका नाम रख दिया, ये भी हमारा उत्तल लेंस ही है, पहला लेंस है, तो पहला लेंस है तो इसको L1 कह सकते हैं। और एक दूसरा लेंस बनाएंगे यहाँ पे, लेकिन उसके पहले एक मुख्य अक्ष ड्रा कर लेते हैं। ये इसका मुख्य अक्ष, ये इसका मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष यहाँ से एक लाइन लाइए, ऐसे डॉटेड लाइन खींचते हैं, तो मुख्य अक्ष को जहाँ पे काटती है वही इसका प्रकाशिक केंद्र हो जाता है। तो ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया। अब यहाँ पे हम एक दूसरा लेंस अभी लेंगे, लेकिन उसके पहले ये लेंस वस्तु की ओर रहेगा, इसलिए इसका जो नाम है वो अभिदृश्यक लेंस है। अभिदृश्यक लेंस, यानी ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस ये वस्तु की ओर रहेगा। अब इसकी एक फोकस दूरी होगी, तो इसकी फोकस दूरी ऑब्जेक्टिव है तो पहला ओ लिया जाता है, तो इसका ये FO हो गया। लेकिन इसमें जो ऑब्जेक्ट को रखेंगे, जो वस्तु रखी जाएगी, ये हमें ध्यान रखना है, वस्तु को फोकस के बाहर रखते हैं, लेकिन जितना हो सके उतना करीब में। फोकस के अंदर नहीं होना चाहिए, फोकस पे भी नहीं होना चाहिए। उसका कारण है, यदि हमने फोकस या फोकस के अंदर रख दी तो ये उत्तल लेंस की छठवीं कंडीशन, जो प्रतिबिंब है वो इसी साइड में बनने लगेगा, इधर साइड, फिर दूसरे लेंस का काम खत्म हो जाएगा, और ये फिर उस समय, उस केस में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो है वो सूक्ष्मदर्शी का, सरल सूक्ष्मदर्शी का बिहेव करने लगेगी, यानी केवल एक रीडिंग लेंस रह जाएगा। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है कि जो वस्तु को रखेंगे वो इसके फोकस के बाहर रखेंगे, लेकिन जितना हो सके उतना नज़दीक। तो यहाँ पे इसको वस्तु को रखते हैं, ये, तो ये हमने यहाँ पे वस्तु को रख दिया, नाम लिख दिया इसका AB। तो AB हमारी वस्तु हो गई। ये वस्तु है जो फोकस के बाहर है, लेकिन जितना हो सके उसको करीब में रखा जाता है। अब यहाँ से हमें दो किरणें पहले लेनी है। एक पहली किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे। ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो ये ऐसे करके निकल जाएगी, इस टाइप से। मुख्य अक्ष के समांतर वाली इसके फोकस से होके चली जाती है, तो ये ऑब्जेक्टिव है, तो इसका फोकस FO होगा। ये यहाँ से होती हुई ये निकल जाएगी FO। अब उसके बाद में एक दूसरी किरण जो हम लोग इसके प्रकाशिक केंद्र से लेते हैं,
ऐसे। तो जो प्रकाशिक केंद्र से लेंगे वो सीधी चली जाती है, इसमें कोई डिविएशन नहीं होता, ये सीधी चली जाएगी। अब दोनों किरणें जहाँ पे ये मिल जाएंगी, दोनों किरणें जहाँ पे मिलेंगी वहाँ पे ये इसका बनेगा प्रतिबिंब। तो दोनों किरणें जहाँ मिलती हैं वो इसका प्रतिबिंब बन जाता है, और इसके प्रतिबिंब का नाम हम लोग, ये देखिए ए बी थी तो ये बी के पास से आया है तो नीचे हो गया, इसका उल्टा हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब सब उल्टे बनते हैं, बी डैश, और ये एक इसकी मुख्य अक्ष पे ही ले लीजिए तो ये हो गया ए डैश। तो ए डैश बी डैश ए बी का प्रतिबिंब बना, जो कि वास्तविक और उल्टा है, क्योंकि जितने भी फोकस के बाहर वाली वस्तुएं रखी जाती हैं उन सबके प्रतिबिंब उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टे बनते हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है, अब ये वस्तु एक दूसरा नेत्रिका लेंस लगाएंगे जिसके लिए ये काम करेगा वस्तु का, मतलब इस लेंस के लिए तो ये प्रतिबिंब है लेकिन इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। इसलिए यहाँ पे एक दूसरा लेंस लगाते हैं। ये देखिए हमने एक दूसरा लेंस बना दिया जिसको हम लोग नेत्रिका लेंस कहते हैं, नेत्रिका लेंस। तो ये आईपीस लेंस है और यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रा के लीजिए, ये इसका एक नेत्रिका लेंस हो गया। तो इसलिए इसका ये बिंदु प्रकाशिक केंद्र जो है इसको ई से लिखेंगे, ई से। तो यहाँ पे ई आ गया क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव लेंस था तो ओ, और ये नेत्रिका लेंस है तो प्रकाशिक केंद्र को ई कहेंगे। उसके बाद में अब यहाँ पे हमें इसमें क्या सेटिंग बैठानी है, सेटिंग ये बैठानी है, एक मिनट, इस लेंस को थोड़ा सा आप और दूर बनाएं तो थोड़ा डे डायग्राम आपका बेहतर आएगा। क्योंकि पहले चाहे तो आप इस तरीके से सेटिंग बैठाने का एक आसान तरीका है, इधर से आप एक सीधी रेखा खींच लें ऐसे, और जो एक सीधी रेखा खींचेंगे वहाँ पे ये आपको यहाँ पे, ये देखिए ये आपको यहाँ पे इसका एक दूसरा प्रतिबिंब बना डालेगी, और जहाँ पे ये मिल जाए ये रे डायग्राम को बनाने का एक आसान तरीका है ऐसे। तो यहाँ पे ये मीट कर जाएगा तो वहीं से हम लोग ये ऐसे लाइन खींच लेंगे और ये हमारा नेत्रिका लेंस हो जाएगा, जिसका दूसरा है इसलिए इसको L2 कहेंगे। ये पहला था तो L1, और नेत्र की ओर बन रहा है क्योंकि यहीं पे हमारी नेत्र रहेगी तो इसलिए इसको नेत्रिका लेंस कहा जाता है। अब यहाँ पे नेत्रिका लेंस है तो इसका प्रकाशिक केंद्र को ई से डिनोट करेंगे, और ये यहाँ से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे। तो जो समांतर होती है वो इसके ऐसे करके चली जाती है, और इसको जब हम पीछे बढ़ाएंगे, इसको जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये इसको डॉटेड कर दीजिए क्योंकि इधर आएंगी नहीं एक्चुअल में किरणें। तो ये ऐसे पीछे को जैसे बढ़ाएंगे, पीछे को इसको बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होंगी। एक्चुअल में ये मिलेंगी नहीं लेकिन ये मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो ये इसका रे डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब ये आगे देखेंगे, यदि आगे गौर करें तो ये किरणें इधर की तरफ फैल रही हैं, तो ये आगे तो कभी मिलेंगी ही नहीं, इनको पीछे बढ़ाया जाएगा तभी ये बैक में मिलेंगी। तो वास्तविक तो बनेगा नहीं, ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब का नाम लिख दिया जाए, ये देखिए बी से आया है, बी डैश से आया है, तो बी डैश का प्रतिबिंब है तो ये बी डबल डैश, और ये ए के बगल से आया है तो ए डबल डैश। तो ए डबल डैश और बी डबल डैश ये हमारे प्रतिबिंब बन गए। ये द्वितीय प्रतिबिंब, इसी को अंतिम प्रतिबिंब कहा जाता है। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, जो हमारी आवर्धन होती है उसके हिसाब से वस्तु के द्वारा, आवर्धन को मैंने अभी अभी बताया था कि आवर्धन क्षमता जो हमारा m होता है वो बीटा अपान अल्फा होता है। बीटा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया कोण, तो ये दे अंतिम प्रतिबिंब है इसके द्वारा बनाया गया कोण, ये हमारा बीटा हो जाएगा, और अल्फा जो होता है वस्तु के द्वारा बनाया गया ये दर्शन कोण, तो ये हमारा अल्फा हो जाएगा। और ये दूरी जब ये कैसी दूरी होनी चाहिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर हो, ये कंडीशन थी। अल्फा हमारा जहाँ पे बनता है
वो वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पे हो, जो कि मानव के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। तो वहाँ पे इसको रख दिया। अब इसमें बाकी दूरियों को यदि हम मेजर करें, ये साफ नहीं दिख रहा है तो ज़रा सा क्लियर कर लीजिए, ये बी डबल डैश और ये ई डबल डैश। तो ये इस तरीके से ये हमारा रे डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब ज़रा दूरियों को मेंशन करें तो ये वस्तु है, ये अदृश्यक लेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वस्तु की दूरी को हम लोग काय से लिखते हैं, यू से लिखते हैं। अब अदृश्यक लेंस है इसलिए यू ओ, ऑब्जेक्टिव है तो ओ लगा देंगे। ऐसे ही ये इसका इस लेंस का प्रतिबिंब था, तो यहाँ से लगा के यहाँ तक की जो ये दूरी है जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है, लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी बी से लिखी जाती है। अब चूंकि ये ऑब्जेक्टिव लेंस है इसलिए यहाँ पे बीओ कर देंगे। अब उसके बाद देखिए ये जो प्रतिबिंब है पर नेत्रिका लेंस के लिए ये वस्तु का कार्य कर रहा है, इसलिए ये दूरी जो है इसकी यहाँ से यहाँ तक की, ये हमारी यू ई फॉर आईपीस लेंस, नेत्रिका लेंस है, क्योंकि ये हमारी नेत्र की तरफ है तो नेत्रिका लेंस। अब उसके बाद अंतिम प्रतिबिंब ये बन रहा है, तो अंतिम प्रतिबिंब इसलिए है तो ये प्रतिबिंब की दूरी लेकिन नेत्रिका लेंस के द्वारा है, इसलिए बी आपको यहाँ पे मिल रहा है सारी दूरियाँ। और इस नेत्रिका लेंस का जो फोकस है वो यहाँ पे है एफ ई, नेत्रिका लेंस का फोकस। तो सारी चीज़ इसमें हमने मेंशन कर ली। चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं, आवर्धन क्षमता निकालते हैं इसकी, वो भी देखते हैं। तो आवर्धन क्षमता इसकी कंसीडर करेंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ये होती है बीटा अपान अल्फा। बीटा जो है वो प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण है, और अल्फा जो है वो, तो अब एक काम करते हैं, देखिए बीटा और अल्फा, तो यहाँ से लिखेंगे नोट कि यदि बीटा और अल्फा बहुत छोटे कोण हों, तब उस केस में क्या होता है कि हम बीटा को tan बीटा और अल्फा को tan अल्फा लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना। अब इसी वैल्यू को उठा करके आप इसमें रख दें, ये हमारी मुख्य समीकरण ए है। तो बीटा और अल्फा के मान समीकरण ए में रखने पर, तो अल्फा तथा बीटा के मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में इनको रखेंगे अल्फा और बीटा के मान, तो क्या बन जाएगा, m बराबर, अब इसको गौर से देखना है तो क्या बनेगा, ये हमारा m बराबर m बराबर बीटा की जगह tan बीटा अपॉन अल्फा की जगह tan अल्फा, तो ये बन जाएगा। और ये आपकी समीकरण ए हो गई थी, इसको आप एक कह लीजिए, ये समीकरण 1 है। क्यों मान लिया जाता है, क्योंकि कोण बहुत छोटे हैं, लगभग 0 के बराबर हैं, अल्फा और बीटा लगभग 0 के बराबर हैं, तब हम ये काम कर सकते हैं। 0 के बराबर क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हम बहुत छोटी चीज़, अति सूक्ष्म चीज़ को देखेंगे तो उसका दर्शन कोण भी बहुत अति सूक्ष्म होगा, इसलिए ऐसा होता है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने एक स्टैंडर्ड समीकरण पा ली। उसके बाद अब tan अल्फा और tan बीटा को अपने रे डायग्राम, ये इसका रे डायग्राम है, यहाँ से कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं समीकरण 1, सबसे पहले इसमें कंसीडर करते हैं tan अल्फा। तो tan अल्फा, अब tan अल्फा कहाँ मिलेगा, पहले त्रिभुज का नाम लिख दीजिए। त्रिभुज देखिए ये अल्फा है, तो त्रिभुज ABO, त्रिभुज ABO में यहाँ पे हमें tan अल्फा मिलेगा। तो कैसे निकालेंगे इसको,
tan अल्फा। अब tan होता है लंब बटे आधार, जो कोण लेते हैं कोण के सामने का लंब होता है, तो नीचे जो है आधार, तो tan अल्फा हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार। इसके मतलब ए बी अपान आधार, देखिए ओ से ए तक है जो कि हमने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, ओ ए ले रखी है, और ओ ए हमारी क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर वस्तु रखी गई है, तो यही हमारा tan अल्फा हो गया। तो tan अल्फा यहाँ पे आ गया, इसी को हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। अब उसके बाद में फिर एक कोण है, देखिए अब की दूसरा लेना है tan बीटा, और tan बीटा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा मिलता है, तो यहाँ बीटा लिखा हुआ है, किस त्रिभुज में मिलेगा उस त्रिभुज का नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज, देखिए ओ ए डबल डैश बी डबल डैश, ओ क्या, ये ई है, नेत्रिका लेंस है, सॉरी, तो ये ई रहेगा, ई ए डबल डैश बी डबल डैश में। तो इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे और यहाँ से हम प्राप्त करेंगे tan बीटा का मान। तो tan बीटा फिर वही चीज़ है, लंब बटे आधार, तो tan बीटा हमारा आ जाएगा ये ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ये इसका आधार ई ए डबल डैश, तो ई ए डबल डैश। अब इसमें एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, जहाँ पे गलती होती है, ए डबल डैश बी डबल डैश और जो ई है, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं त्रिभुज ई ए डबल डैश बी डबल डैश सिमिलर है, ये चिन्ह सिमिलर का होता है, यानी कि समरूप है किसका, ए डैश बी डैश ई के। ट्रायंगल ए डैश बी डैश ई के ये समरूप है, और जो समरूप ट्रायंगल होते हैं उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, समान तो नहीं होती हैं लेकिन अनुपात में समान होती हैं। इसलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, tan बीटा इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश की जगह पे, क्योंकि ये इसकी समानुपातिक है, तो ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश, तो ई ए डैश ये हो गया। तो यही हमारी हो गई समीकरण नंबर, देखिए 2 हो चुकी थी, इसको आप 3 मान लीजिए, समीकरण 3 हो गई। और समीकरण 2 में tan अल्फा पता चल गया, और समीकरण 3 में tan बीटा मालूम हो गया। इसको उठा करके रख देते हैं समीकरण 1 में। चलिए, तो समीकरण 2 तथा 3 के मान यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। समीकरण 2 तथा 3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इसमें रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, m इज इक्वल टू tan बीटा की जगह पे डालेंगे ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश पूरे के बटे tan अल्फा की जगह डालेंगे ए बी अपॉन आपका d, तो ये d हो जाएगा। थोड़ा हम इसी को आगे बढ़ा के लिख दें, एक बराबर m तो हमारा यहाँ लिखा ही हुआ है, तो आगे इसके लिख दें, तो देखिए m बराबर क्या आ जाएगा, इसमें जो हर होते हैं अंश हर, तो इसमें हर अपना स्थान बदल लेते हैं, ये नीचे आ जाता है और ये ऊपर आ जाता, अंश कहीं नहीं जाता है लेकिन हर अपने स्थान बदल लेते हैं। तो ए बी ऊपर चला गया, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, और ये डी ऊपर चला गया, तो एक ब्रैकेट में इसको कर लीजिए, दूसरे में इसमें डी अपॉन ई ए डैश, तो ई ए डैश ये हो गया। अब इसमें देखें तो जो ये आ रहा है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी हमारी वस्तु की लंबाई है और ए डैश बी डैश उसके प्रतिबिंब की लंबाई है। जब चीज़ बहुत छोटी है तो उसकी लंबाइयाँ नापना संभव नहीं होता है, तो कोई भी साइंटिस्ट फार्मूले को उस स्टेज में छोड़ता है, या फार्मूले को हमेशा उस कंडीशन में छोड़ना चाहिए जहाँ पर उसकी लंबाइयों को प्रैक्टिकली मेजर किया जा सके।
यदि हम प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर सकते हैं तो ऐसी जगह पे फार्मूले को नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि ये लीनियर आवर्धन हो गया है। वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई को उसका रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब इसलिए आगे इसको पुनः सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इस चीज़ को चेंज करने के लिए हमको क्या करना है, सिमिलर ट्रायंगल ले लेने हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, आगे गौर करेंगे, यहाँ से त्रिभुज BAO सिमिलर है किसके, यहाँ से देखिए OA' B', जिसमें ये वैल्यू आ रही हैं वही वाले ट्रायंगल उठा लीजिए, वो हट जाएगा। तो ट्रायंगल देखिए यहाँ से OA' B', तो जब ये सिमिलर हैं तो इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। तो AB अपॉन इसका AB इसके A' B' के बराबर होगा, A' B' बराबर होगा इसका, देखिए AO या OA अपॉन इसकी दूरी A' O या OA'। तो ये दूरियों को हम उठाएंगे और वहाँ रख देंगे। तो इसी को, इस वैल्यू को चाहे 1 मिनट यहाँ पे नाम दे दीजिए समीकरण 4, और समीकरण इसको दे दीजिए 5। तो ये वाली 5 की वैल्यू 4 में रखने पर, तो समीकरण 5 के मान समीकरण 4 में रखने पर, तो 4 को यहाँ पे ले आएंगे। m बराबर, देखिए हमारा क्या बन जाएगा, तो m बराबर AB अपॉन A' B' के जगह पे हम ये वैल्यू रख सकते हैं। तो ये हमारी हो जाएगी OA अपॉन OA'। अब दूसरी उधर क्या थी, D अपॉन EA', तो D अपॉन EA' ये हो गई। अब यहाँ पे गौर करें, जो OA है, O और इसका A, तो ये वस्तु की दूरी है। तो वस्तु की दूरी प्रकाशीय ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, देखिए OA, तो ये बन जाएगी UO। तो इनके मान को चाहे तो इंटरचेंज कर लें, इसकी वैल्यू को आप घुमा सकते हैं। तो इसके मान को ऊपर कर दें और वैल्यू नीचे हो जाएगी। मतलब यही, इसी को हम एडजस्ट कर सकते थे, ये ऊपर लिखते हैं ये नीचे, तो ये ऊपर हो जाता है ये नीचे। चाहिए तो 5 को ही एडजस्ट कर लीजिए और यहाँ पे इसको भी एडजस्ट कर देंगे। तो इसी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऊपर कर देंगे OA' अपॉन OA, एक ब्रैकेट में, और दूसरे वाले में D अपॉन EA'। अब इस वैल्यूज को यहाँ पे इनके मान रखेंगे। तो चलिए इसके मान रखते हैं। देखिए अब यहाँ पे m बराबर क्या आ जाएगा हमारा, OA', तो OA', ये दूरी O से A' के बीच की दूरी प्रतिबिंब की दूरी है, तो BO हो जाएगा, और दाहिनी साइड है तो प्लस की भी रहेगी, तो BO अपॉन, अब देखो OA, तो O से A के बीच की दूरी UO है, और ये बाईं ओर है तो माइनस का रहेगा UO। उसके बाद यहाँ पे देखिए D तो लिखा हुआ है EA', तो इसके लिए ये वस्तु का कार्य कर रही है, इसलिए UE, और बाईं ओर है तो क्या हो जाएगा, माइनस UE। तो ये हो गया इसमें। तो ये हमें एक इसमें संबंध मिल गया आवर्धन क्षमता का। यही संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र है। यही संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र है, या ये इसका मेन फार्मूला है। अब इसका हम लोग आगे अन्य यूज करेंगे, क्योंकि इसमें 2 केस भी होते हैं। अब उन केस को डिस्कस करेंगे, अब उनको भी निकालेंगे। तो बाकी सब हटा देंगे, किसी इसी को लिखे रहेंगे।
देखिए अब इसमें दो केस कौन कौन से हैं, अब उन दोनों केसों की चर्चा की जाए। पहला केस इसको भी हम हटा सकते हैं अब। तो पहला केस इसका केस नंबर फर्स्ट, तो केस नंबर फर्स्ट क्या है, केस नंबर फर्स्ट, तो केस फर्स्ट हमारा नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, चलिए केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट जो आएगा वो यहाँ पे डिनोट करेंगे केस फर्स्ट। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पे बने, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बने, ये पहला केस है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बने। तो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पे बनेगा, उस केस में प्रतिबिंब को हम लोग क्या कहते हैं, b। अब चूंकि यहाँ पे यूज होता है नेत्रिका लेंस, इसलिए b के स्थान पे -d रखेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए अब इसको आगे कंसीडर करते हैं। तो आगे इसमें यहाँ पे लिखेंगे लेंस सूत्र से। तो एक हमारे पास लेंस सूत्र होता है जो हम लोगों ने इसके पहली क्लास में पढ़ा था। लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से देखिए, लेंस सूत्र क्या कहता है, 1/f = 1/b - 1/u। अब चूंकि ये सारा खेल नेत्रिका के लिए, अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए है, इसलिए इन सब में हम लोग क्या करते हैं, ई लगा देते हैं, क्योंकि ये सब नेत्रिका के लिए हैं। अब यहाँ से वैल्यू डालिए, इसी में लेंस सूत्र में वैल्यू डालेंगे, तो 1/fe = b की जगह पे -d रख देंगे। -d क्यों लिया है, क्योंकि ये बाईं ओर, वस्तु हमेशा बाईं ओर ही रखते हैं, और ये बाईं ओर बन रहा है, इसका अंतिम प्रतिबिंब ये देखिए बाईं ओर है, तो ये बन जाएगा हमारा माइनस का d माइनस, और यू वस्तु की दूरी है, और वस्तु हमेशा बाईं ओर रहती है, इसलिए माइनस का यू, क्योंकि वस्तु तो हमेशा बाईं ओर ही रहेगी। दो माइनस जहाँ पे मिलेंगे वो प्लस हो जाएगा, तो 1/fe = 1/d + 1/ue। अब इस समीकरण को दोनों तरफ तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये मेथड होता है मैथ का, d से गुणा करने पर। तो दोनों तरफ इसमें हम d से गुणा कर दें, तो चलिए ऐसे लगाते हैं और इसमें d से गुणा करा देते हैं। तो दोनों पक्षों में d से गुणा कर, ये गुणा इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, तो ये यहाँ जाएगा, यहाँ देखिए करते हैं। तो दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो d/fe = -d/d + d/ue, ये हो जाएगा। ये सेम है, ऊपर नीचे इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। और ये d/u क्या होता है, ये आपको, इसीलिए मैंने ये मिटाया नहीं है, देखिए d/u, तो d/u जो होगा, इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखेंगे आके। तो d/u की वैल्यू लगाएंगे, क्योंकि यहाँ रखनी है, ये हमारा फाइनल निकला था रिजल्ट, इसमें रखना है। तो ये जो 1 बचेगा, 1 को इधर लाएंगे, कट गया तो कुछ नहीं रह जाएगा, तो 1 बचेगा, 1 को इधर लाएंगे तो देखो क्या बन जाएगा, d/fe, और 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो d/ue। अब d/ue को गौर से देखें तो यहाँ पे मान रखेंगे, इस समीकरण का नाम हम लोग 5वां दे देते हैं। तो समीकरण 5 जो हमारी अंतिम समीकरण थी, उसमें मान रखने पर, तो समीकरण 5 में मान रखने पर इसमें इसके मान रख देंगे, तो क्या बन जाएगा,
जिसमें मान रखना होता है उस समीकरण को लिखा जाता है m इजिकल टू माइनस का बी ओ अपॉन यू ओ, और यहाँ पे है डी अपॉन यू ई, और डी अपॉन यू ई, ये देखिए डी अपॉन यू ई कितना है, डी अपॉन एफ ई प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ इजिकल टू माइनस का बी ओ अपॉन यू ओ, और ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये इस तरीके से जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पे बनेगा, उस समय इसकी आवर्धन क्षमता संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जब उसका अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर हो, तो ये हमें प्राप्त होगा। अब यहाँ से हम कई रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसकी आवर्धन क्षमता, किसी भी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी यदि घटाएंगे तो आवर्धन क्षमता उसकी बढ़ेगी। ये इसमें तमाम रिलेशन यहाँ से आ जाते हैं। अब इसके बाद में एक, ये तो पहला केस था, एक इसमें दूसरा सेकंड केस है, उसको जरा देख लेते हैं। तो सेकंड केस इसमें, जब केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत में बने तब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता उस समय क्या होगी। तो जब ऐसा केस होगा तो हम लोग जानते हैं अनंत पे कब बनता है, जब वस्तु को फोकस पे रखा जाए। तो वस्तु की दूरी जो होता है यूई बराबर कहाँ पे रख देंगे, यूई बराबर हो जाएगा एफ ई के। तो यूई एफ ई के होगा, तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा, तो हमारा जो बी होगा वो अपने आप कहाँ चला जाएगा, अनंत पे चला जाएगा। ये कहने का मतलब है। चलिए इसमें तो समीकरण, हमारी जो मेन फाइनल इक्वेशन है 5, इसी को यहाँ नोट करते हैं। m इजिकल टू बी ओ अपॉन यू ओ, और ब्रैकेट में d अपॉन, ये क्या है, यू ई, d अपॉन यू ई। तो जहाँ पे यू ई है उसकी जगह पे क्या कर देंगे, एफ ई। तो ये समीकरण नया बन जाएगा माइनस बी ओ अपॉन यू ओ डी अपॉन एफ ई। तो ये एक रिलेशन आ जाएगी। ये कब आएगी, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बने। तो अनंत पे बनने के लिए वस्तु को फोकस पे रखना होगा, तो प्रतिबिंब अनंत पे चला जाएगा। तो इस तरीके से ये इसका समीकरण यहाँ पे प्रूफ हो गया। यहाँ पे भी आवर्धन नेत्रिका के फोकस के अपोजिट में है। तो ये आपको, उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। बस इसका सबसे मेन है वो रे डायग्राम है। इसमें 2 लेंस होते हैं, जो वस्तु की ओर रहता है अवदर्शक लेंस, जो नेत्र की साइड में रहता है, हमने यहाँ पे नेत्र बनाई थी ऐसे। तो जो नेत्र की ओर रहता है वो नेत्रिका लेंस, और इस लेंस को आगे पीछे, नेत्रिका लेंस को हम आगे पीछे खिसका सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव लेंस अपनी जगह पे रुका रहता है, क्योंकि इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये लेंस आगे पीछे खिसकता रहता है। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।